नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस की बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें 7 चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। 8 चैप्टर चल रहा था। 8 चैप्टर में शरीर की गतियां पढ़ रहे थे हम, और शरीर की गतियों में गतियां करने में संधि का क्या रोल होता है, क्योंकि संधि पाई जाती है। एक हड्डी यानी एक अस्थि और दूसरी अस्थि के मध्य क्या पाई जाती है? संधि पाई जाती है, जिसकी वजह से वो गति कर पाती हैं, मूवमेंट कर पाती हैं। तो हम उसी क्रम में दो संधियों के बारे में पढ़ चुके थे। एक तो कंदुक खलिका संधि, कंदुक खलिका संधि जो हमारे हाथ में इस तरीके से पाई जाती है, वो हम पढ़ चुके थे इसमें। और धुराग्र संधि के बारे में, ये का संधि हम यहाँ पढ़ चुके थे। जैसे कंधे और हमारा हाथ पूरा हिलता है, उसके बारे में। कंधा और खलिका और धुराग्र संधि, गर्दन गर्दन और सिर वाले हिस्से की ये जो बीच में पाई जाती है संधि, इसके बारे में पढ़ चुके थे। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे हिज संधि। देखो बच्चों, इसमें हिज संधि क्या है? घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यान पूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। यानी कब्जे जो होते हैं, जो हमने देखे होंगे, दरवाजे के जो कब्जे होते हैं घर का, जैसे ये दरवाजा है इस तरीके से, और इसमें ये कब्जा लगा हुआ है। ये घर में, ये घर की दीवार है और इसमें ये कब्जा लगा हुआ है। तो आपने देखा होगा कि वो कब्जे पर वो दरवाजा क्या है, घूमता है, कभी बंद होता है इधर और कभी उधर खुलता है इस तरीके से। तो आपने इसी कब्जों के, तो हम इसी के आधार पे एक एक्टिविटी करते हैं आगे। एक्टिविटी 3 है ये हमारी। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन यानी सिलेंडर बनाइए, और जैसा कि 8.4 में दिखाया गया है, यानी इस चित्र में जिस तरीके से दिखाया गया है, इस तरीके का हमने एक बेलनाकार ये इस तरीके से कागज का बनाएंगे, और मोटे कागज का। और चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में जो छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। तो देखिए, बिल्कुल इसमें भी इस तरीके से पेंसिल लगी हुई है, इसमें बीच में छोटा सा छेद करके इस तरीके से। तो छेद करके, तो गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए। अगर हम इसको क्या है, इस वाले हिस्से को मोड़ दें, तो ये सिर्फ आधा, इतना हिस्सा ये क्या रह जाएगा, आधा हिस्सा इस तरीके से रह जाएगा। और आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। जो आधा बेलन जो अब रह गया, आधा हिस्सा जो रह गया, उस पर ये रखा हुआ ये जो बेलन है, ये पूर्ण दिखाई देगा, उसकी भांति लगेगा। और पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है? तो ये आप इस एक्टिविटी को करके देखिए थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की गति करता है। बिल्कुल दरवाजे की तरह इस तरीके से गति करेगा, जैसे आप देख रहे हैं कि इस तरीके से गति करेगा। तो यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? कंदुक खलिका संधि में तो पूरी तरीके से घूम जाता है। जैसे कि एक छिद्र है और छिद्र के अंदर क्या है, दूसरी हड्डी, इस तरीके से कंधे की जो छिद्र के उसमें दूसरी हाथ की जो हड्डी है वो क्या हो गई है, फिट हो गई है। तो वो पूरा हाथ उस पे क्या होता है, घूमता है। पर इसमें ये पूरा नहीं घूमेगा, पूरा चारों तरफ नहीं घूमेगा। इसमें केवल एक ओर ही जाएगा, एक इधर एक इधर। जैसे दरवाजा जाता है एक साइड से इधर और इधर, इसी तरीके से ये जाएगा। और हमने क्रियाकलाप 1 यानी जो हमारी एक्टिविटी 1 थी, मैं कोहनी में इसी प्रकार की गति देखी थी। यानी हमने एक एक्टिविटी करी थी जिसमें हमने देखा था इस तरीके से हम हाथ को हिला रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक दरवाजे की भांति ही जा रहा है। तो इसको आप इस तरीके से, बिल्कुल ये जो संरचना बनाई गई है वो यही बनाई गई है। तो हिज संधि इसको बोलते हैं। तो
चित्र 8.4 देखिए, ये है हमारा 8.4 यानी और जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिज से भिन्न है। तो यानी ये आप देख रहे हैं, ये जो हमने बनाया है बिल्कुल एकदम जो कोहनी है हमारी, जो इस तरीके से गति करती है उसी के अनुसार, तो यानी ये कोहनी वाली साइड में भी क्या पाई जा रही है, एक संधि पाई जा रही है और इस तरीके से गति करती है, जैसे कि आगे पीछे इस तरीके से दरवाजे के आप देखिए यहाँ पे घुटने में भी, घुटने में देखिए घुटने में हिज संधि पाई जा रही है। यानी हम आगे पीछे कर सकते हैं, चारों तरफ उसको घुमा नहीं सकते। आपने पैर में देखा होगा घुटना, जो आपका घुटना होता है, टखना जो होता है, इस घुटने में क्या होते हैं, घुटने से आगे पीछे इस तरीके से पैर क्या करता है, पैर है जैसे ये घुटने से तो आगे के पीछे गति करता है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाए। जैसे दरवाजा गति करता है उसी प्रकार से, तो घुटने की में क्या पाई जा रही है, हिज संधि। और इससे ये पता चलता है कि हिज एक दिशा में, आप समझ गए होंगे जो मैं बता रही हूँ वही लिखा है कि एक दिशा में गति होने देता है। और कोहनी में हिज यानी कब्जा संधि होती है, तो कोहनी में भी आप देख रहे होंगे हाथ भी आगे पीछे गति कर सकता है चारों तरफ। ये वाला जो देखिए बाजू वाला जो हिस्सा है वो कंधे से तो चारों तरफ गति कर रहा है, पर लेकिन है ना ये जो हाथ का है वो आगे पीछे ही गति करता है, वो पूरे चारों तरफ घूम नहीं सकता। आप कितना भी प्रयास करें केवल आगे पीछे ही घूम सकता है, उसकी ऐसे घूम नहीं सकता चारों तरफ, तो एक ही दिशा में गति कर हो सकती है। और क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं, तो आप खुद सोचिए और मुझे भी कमेंट में बताइए कि क्या और उदाहरण हो सकते। तो घुटना और कोहनी से समानता रखती हुई कोई और भी दिशा में, कोई भी और भी आपके शरीर के अंग में ऐसी संधि पाई जा रही है, हिज संधि का जो उदाहरण हो, तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताइए। देखिए अचल संधि, नेक्स्ट संधि जो है वो है अचल संधि। हमारे सिर की अस्थियों के बीच कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है, यानी हमारे सिर में और अस्थियां जो पाई जा रही हैं, अस्थियों के बीच यानी हड्डियों के बीच, हड्डियों के बीच कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है, यानी जो अभी हमने जो पढ़ी है संधियां उनसे भिन्न है, जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। और ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। यानी ये जो संधियां पाई जा रही हैं ये ऐसे नहीं हिल सकती, घूम नहीं सकती, चारों तरफ घूम नहीं सकती या आगे पीछे घूम नहीं सकती, बस वो उधर ही रहती हैं और ये हमारे सिर में सिर की अस्थियों में पाई जाती है। अब इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अचल संधि कहते हैं, यानी जो चल नहीं सकती, हिल नहीं सकती और ये संधियां पाई जाती है। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो मुंह के देखा होगा जबड़े, जबड़े के बीच में भी इस तरीके से, तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। जैसे ही आप मुंह खोलेंगे अपना, तो ये जो आपका निचला जबड़ा है ये आपके इधर वाले हिस्से से थोड़ा क्या चला जाता है, दूर चला जाता है। आप खुद करके देखिए, खोलिए, इसको खोलेंगे तो यहाँ पे भी क्या पाई जा रही है, संधि पाई जा रही है। निचले जबड़े में और सिर के पास से क्या है, संधि पाई जा रही है। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए, अब ऊपर के जबड़े को हिलाइए, क्या होता है, क्या आप इसे गति दे पाते हैं, हम ऊपर के जबड़े को हिला पा रहे हैं क्या, हम देखेंगे हम निचले के जबड़े, निचला जो जबड़ा है हमारा वो हिल रहा है, वो गति कर रहा है, ऊपरी वाला जबड़ा थोड़ी ना गति कर रहा है। आप खुद करके देखिए क्या ये हिल रहा है, तो क्या आप इसे गति दे पाते हैं, नहीं दे पा रहे हैं। तो ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है, यानी ऊपरी जबड़े और कपाल, यानी ये जो हमारी कपाल है ये, तो इस कपाल में क्या है, ये यहाँ पे भी संधि है, पर लेकिन हम इसको हिला नहीं पा रहे हैं, पर ये संधि से जुड़ा हुआ है, जॉइंट से जुड़ा हुआ है, निचली उसको हिला पा रहे हैं, जबड़े को हम ऊपर नीचे गति कर पा रहे हैं। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है, तो हमारे शरीर को विभिन्न आकृतियां कौन प्रदान करता है। देखिए, एक यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे, समर्थः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। तो आप समझ रहे हैं हमारे शरीर का ढांचा बना हुआ है, और वो ढांचा किसने बनाया, अस्थियों ने, हड्डियों ने बनाया है। तो हमारे शरीर की सभी अस्थियां भी, समझ रहे हैं बच्चों, हमारे शरीर की जो सभी हड्डियां हैं ठीक इसी प्रकार से
शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करती है, यानी सुंदर एक ढांचा प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है, मतलब आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे का निर्माण करती है। और इस ढांचे को बच्चों कंकाल कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने संधियां याद करी कि इन हड्डियों के बीच में संधियां, जिसमें हमने कंदुक खलिका संधि पढ़ी और हमने हिज्र संधि पढ़ी, फिर धुराग्र संधि और अचल संधि, ये हमने 4 संधियों के बारे में पढ़ा हमने। पर उसके साथ ही साथ हमने ये देखा कि ये जो हमारे हड्डियां है, ये हमारा क्या बना रही है, आकार बना रही है, जिसे हम कंकाल कहते हैं। अब देखिए आगे कंकाल के बारे में पूरा देखेंगे। देखो ये पूरा स्केलेटन यानी कंकाल का पूरा है स्ट्रक्चर, और इसी पे ही हमारी क्या है, और त्वचा और मांसपेशियां और सभी विभिन्न प्रकार के ऊतक इस पर क्या होते हैं, चढ़े होते हैं, जिससे और हमारी आकृति कैसी हो जाती है, सुंदर हो जाती है। तो देखिए अब हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है। हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं। शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों यानी हड्डियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे, एक्सरे मशीन क्या करती है, हड्डियों का चित्र लेती है एक तरीके से, तो ये एक्सरे मशीन है। तो एक्सरे चित्र से हम शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। यानी हम एक्सरे मशीन के द्वारा हमारे पूरे शरीर की जो कठोर हड्डियां है उसका पूरा चित्र इस तरीके से पता चलता है कि ये इस तरीके से, आप समझ रहे हैं। और हमने कैसे पहचाना कि ये मनुष्य का ही कंकाल है, क्योंकि ये आकृति मनुष्य की है। प्रत्येक जीव जंतु की और सभी की आकृति कैसी होती है, अलग अलग होती है। कंकाल की गाय की अलग मिलेगी आपको, बिल्ली कुत्ते की अलग मिलेगी आपको, उसका चूहे का कंकाल अलग तरीके का होगा। तो स्ट्रक्चर क्या होती है उनके कंकालों की, क्या है, अलग अलग होती हैं। जैसे कि उसमें पैरों के प्रति आकृति अलग होगी, उनका जबड़ा जो है, हमारा जबड़ा इस तरीके से चेहरे की तरफ थोड़ा धसा सा है, उनका जबड़ा बाहर की तरफ, गाय का और भैंस का आपने देखा होगा बाहर की तरफ पूरा निकला हुआ होता है। तो इस तरीके की आकृति से हम थोड़ा पहचान सकते हैं। तो देखिए, क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कभी बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपके परिवार का कभी एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं। जो चोट लगती है तो एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अगर चोट लगती है कहीं पर और मान लीजिए चोट लगी है और सूजन आ गई है, तो एक्सरे कराया जाता है, हड्डी का एक्सरे कराया जाता है, कहीं हड्डी टूटी तो नहीं है, कहीं से क्रैक तो नहीं हुई। तब स्ट्रक्चर आती है उसकी पूरी हड्डी की, तब हमें पता चलता है कि उसकी आकृति अंदर की कैसी है। आपने हाथ के अग्र और एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले तथा ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव किया है। तो आप स्पर्श करके अनुभव करके देखिए, कठोर आपको कठोर संरचना सी कुछ दिखाई देगी और आपको ऐसा कुछ महसूस भी होगा। आप इस तरीके से मेरी तरह कर सकते हैं, हाथ से इस तरीके से छू के देख सकते हैं। आपको महसूस होगा कि जो हमारे हाथ की जो हड्डियां हैं वो कुछ इस तरीके से अलग अलग इस तरीके से आपको दिखेंगी। अंदर इस साइड में भी जैसे हथेली, इसमें पूरी तो त्वचा चढ़ी हुई है, पर लेकिन आपको ये बीच में इस तरीके से आपको क्या है, अलग अलग से इसे दिखाई देगा। जैसे इस प्रकार से थोड़ा महसूस होगा। जैसे ये आपको इधर दिखाई दे रहा है, हाथ की अस्थियां आपको इस तरीके से अलग दिखाई देंगी। इनमें ये जॉइंट्स यानी संधियां दिखाई दे रही होंगी, ये संधि और ये वाली, ये इस तरीके से बीच में इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें। कोहनी और अस्थियों को भी देखिए, आपको पता चलेगा किस तरीके की कोहनी में और घुटने में हिज संधि पाई जाती है। तो हिज संधि जो होती है वो आगे पीछे गमन करने के लिए होती है, और वो आपको इस तरीके से पता चल जाएगा कि वो उसमें एक हाथ की हड्डी में दूसरा हाथ की हड्डी इस तरीके से कैसे फंसी होती है। जैसे दरवाजे में चौखट
जो दरवाजा होता है और उसमें दरवाजे में चौखट होती है, उसमें वो गमन मतलब गति करता है। इसी प्रकार से हमारा घुटना और है ना हाथ, कोहनी जो होती है उस पे हाथ और घुटने पर क्या है, पैर हमारा गति करता है। तो घुटने और कोहनियों पे भी अस्थियां ठीक उसी प्रकार से अनुभव की होंगी एक्सरे चित्र से। एक्सरे चित्र यानी ये देखिए, एक्सरे चित्र अगर आपने कभी देखा है कि नहीं देखा है, ये आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। तो आपने एक्सरे में देखिए, ये दे रखी हैं, ये आपके टखने एवं घुटने की संधियां दे रखी है। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे टखने की और इस तरीके से घुटने की संधि का जो एक्सरे है ये दिया गया है। तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम तुलना करें और अस्थियों की संख्या ज्ञात करें 1 और ऐसे करके 2, इस तरीके से हड्डियों की संख्या कुल कितनी, तो अपनी उंगलियों को मोड़िए। देखिए उंगलियों को भी आप उंगलियों में गिन सकते हैं। देखिए इस तरीके से 1 2 3 करके इस तरीके से गिन सकते हैं। तो अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप इन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? देखिए आप गौर करेंगे तो ऊपर की थोड़ी बहुत मुड़ रही है, पर ये बीच की जो है वो आसानी से मुड़ रही है। तो आप इसको मोड़ के देखिए, आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं। तो अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव करिए। जो मैं अभी बता रही थी कि स्पर्श करके अनुभव करिए कि आपको कैसे कैसे हड्डियां दिखाई देंगी। एक इस तरीके से हड्डी हाथ की तरफ जा रही है, इस तरीके से सॉरी दूसरी उंगली के लिए जा रही है, छोटी वाली उंगली के लिए, फिर एक और उंगली के लिए, इस तरीके से आपको महसूस होगा। आप हथेली के पीछे वाले भाग को थोड़ा सा क्या है दबा के देखिए, आपको अस्थि क्या है इसमें थोड़ा महसूस होगी। क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? अगर एक अस्थि, आप खुद स्पर्श करके देखिए कि एक अस्थि होती तो आपको एक पूरी सीधी लाइन महसूस होती है, आपको कि ये बिल्कुल सीधी जा रही है। पर लेकिन ये एक अस्थि नहीं है, ये आपको छोटी छोटी कई अस्थियां दिखेंगी। आप फिंगर पे देखिए, अपनी उंगलियों पे देखिए, तो उंगलियों पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए एक, और इस तरीके से यहाँ पे भी और बीच में जॉइंट्स हैं, फिर इस तरीके से ये एक पूरी एक हड्डी की नहीं है। अगर ये एक हड्डी की होती, जैसे कि हमने सबसे पहले एक्टिविटी करी थी, इससे पहले की जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने पढ़ाया था, उसमें बताया था कि जैसे ही स्केल लगा दे तो स्केल कैसा होता है, सीधा होता है, एक ही हड्डी होता है, बीच में जॉइंट ना हो। समझ रहे हैं आपकी कि अगर मान लीजिए ये जो आपकी फिंगर है और इस फिंगर पे पूरी एक स्केल लगा दे हम बच्चों, यानी कि फुटा लगा दो एक, तो फुटा की तरह एकदम सीधे, और उसको बांध दे, छोटा सा एकदम फुटा हो और उसको बांध दे, फिर उसको मोड़ने की कोशिश करे, प्रयास करे, तो मोड़ नहीं पाओगे आप। क्यों नहीं मोड़ पाओगे? अगर इनमें ये जॉइंट्स नहीं पाए जाते, इस तरीके से एक ही हड्डी का होता है, तो ये मुड़ती नहीं और आप आसानी से चीजों को पकड़ नहीं पाते। ठीक है, तो हम एक्टिविटी करते हैं। देखिए एक्टिविटी 4, गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रखिए और अपने वक्ष यानी कि फेफड़ों की बात हो रही है, तो वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों यानी वक्ष की अस्थियां जो हड्डियां हैं, आप फुला के देखिए। छोटा बच्चा या आप भी घर पे इस तरीके से सांस को अंदर की तरफ लेके और आप इस तरीके से थोड़ा महसूस कर सकते हैं। तो आप उनको गिन सकते हैं, गिन लीजिए। चित्र 8.9 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। देखिए देखिए आपको कुछ इस तरीके से महसूस होगा। आप इस तरीके से अपने उसको वक्ष को गिनेंगे, जो आपका चेस्ट वाला भाग है, ठीक है। तो इस वाले भाग में आपने जैसे ही आपने अपने फेफड़े में बिल्कुल एकदम क्या कर लिया है, हवा भर ली है और उसको एकदम थोड़ी देर के लिए रोक रखा है, और फिर आप उसको गिनने का प्रयास करेंगे, ये हिस्सा फूल जाएगा और इसमें आपको बिल्कुल दिखाई देगा एक पसली का पिंजर जैसा, यानी आपको ये पसलियां महसूस होंगी अगर आप छू के देखेंगे। तो देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बॉक्स यानी बक्से की रचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। ये क्योंकि ये पसली पिंजर क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारा फुफ्फुस यानी फेफड़ा यानी लंग्स क्या होता है बेटा, रखा रहता है। तो इसमें हमारे फेफड़े होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए और उसके लिए ये फुफ्फु ये
पसली पिंजर पाया जाता है। देखो ये मैंने ये संरचना बना दी, इस तरीके से अंदर की तरफ होते हैं फुफ्फुस। और हमारा हार्ट किस तरफ होता है, इसको थोड़ा ज्यादा बड़ा सा बना दिया। ये हमारा हार्ट इस तरीके से यहाँ पे बाईं तरफ, ये हमारा बाईं तरफ होता है, लगभग बाईं तरफ, मध्य में नहीं होगा, बाईं तरफ होगा, मध्य में थोड़ा सा और बाईं तरफ। ठीक है, ये बाईं तरफ होता है हमारा हार्ट। इसको चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये पसली पिंजर। और हमारे शरीर की कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। तो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग कैसे, हृदय हो गया, ये हमारे फेफड़े हो गए, ये हमारे सुरक्षित रहते हैं इसके अंदर। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुक कर अपने पांव की उंगलियों को छूने के लिए कहिए। बिना वो मुड़े हुए और सीधा का सीधा वो पांव की उंगलियों को छू ले, क्या ऐसा संभव है? आप ही खुद बताइए, क्या ये संभव है? क्या ये चिकनी, समतल, अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड, मतलब कि आप अपने दोस्त की पीछ के पीछे की रीढ़ की जो हड्डी है, इसको रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड बोलते हैं बच्चों। ये बीच का जो पार्ट है, पीठ का जो बीच का पार्ट है, उसको आप टच करके देखिए, आपको इस तरीके से संरचना क्या है, खंडित इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। खंड, छोटे छोटे खंड की इस तरीके से संरचना आपको दिखाई देगी, और वो संरचना है मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी। अब ये है अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है, यानी आपको छोटी छोटी अस्थियां दिखाई देंगी इस तरीके से। तो ये छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है। बना असली पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। यानी ये देखिए, आप इस तरीके से आगे की तरफ से, मैं इसको मिटा देती हूँ जिससे आपको समझ में आए। देखिए आप इस तरीके से, ये आगे की तरफ इधर पसली से इधर जुड़ा हुआ है वक्ष वाले भाग से, और पीछे की तरफ मेरुदंड से जुड़ा रहता है। इस तरीके से मेरुदंड से क्या है, जुड़ी रहती हैं पसलियां, इस तरीके से जुड़ी रहती है आगे की तरफ। तो ये मेरुदंड से आके जुड़ती हैं ये, तो पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र में इन अस्थियों से जुड़ा रहता है। और यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता है, अगर मान लीजिए केवल एक ही पूरी अस्थि का बना होता, तो क्या आप झुक पाते? जैसे आपको अभी स्केल का भी उदाहरण दिया था कि हाथ है या उंगलियां हैं, कुछ भी है, उसमें आप स्केल लगा दीजिए और फिर मोड़ने का प्रयास करें, तो क्या आप मोड़ पाएंगे? नहीं, आप मोड़ नहीं पाएंगे। तो एक हड्डी का बना होता तो क्या होता, मोड़ नहीं पाते आप। और क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? क्या बिना झुके वो अपने पैर की उंगलियों को छू सकता है? नहीं, नहीं छू सकता। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। क्या आपको उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। आपको इस तरीके से उभरी हुई अस्थियां दिखाई दे रही होंगी। जब आप महसूस करके देख सकते हैं, आप अपने भी हाथ को हिलाते तो यहाँ पे आपको अस्थियां सी महसूस होंगी, और इनको हम कंधे की अस्थियां कहते हैं। और इसको 8.12 यानी कि ये देखिए 12 श्रोणीय अस्थियां, यानी ये कमर की तरफ वाली जो अस्थियां हैं उसकी बात हो रही है। तो 8.12 को ध्यान पूर्वक देखिए, ये संरचना श्रोणीय अस्थियां हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। तो आपके यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से बॉक्स जैसी संरचना है, और ये अमाशय के नीचे पाई जा रही हैं, और ये विभिन्न अंगों की क्या कर रही हैं, रक्षा करती हैं। ये कूल्हे के वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। मतलब अगर ये जो वाली वो कूल्हे वाला हिस्सा है जिसके सहारे आप क्या है, आसानी से बैठ पाते हैं, और खड़े भी होके फिर आप तुरंत बैठ जाते, तो ये श्रोणीय अस्थियां हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके
ये देखिए, ये मस्तिष्क यानी खोपड़ी की बात कर रहे हैं हम। तो खोपड़ी भी अनेक अस्थियों की बनी होती है, एक दूसरे से जुड़ी रहती है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, आप गौर से देख रहे होंगे, कुछ इस तरीके से लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो देखिए, ये एक और ये दो, इस तरीके से ये पूरी एक हड्डी ये हो गई। और ये दूसरी अस्थि, यानी ये दूसरी अस्थि हो गई, ये तीसरी, ये वाला भाग फर्स्ट, ये जो आपका एक हिस्सा जो दिखाई दे रहा है दूसरा हो गया, ये तीसरी अस्थि हो गई। और ये आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। फिर इनके पीछे भी आपको भाग में इस तरीके से दिखाई देंगी। तो कई अस्थियों से भी आपका क्या है, ये खोपड़ी बनी होती है। आप ये जबड़े का इस तरीके से भाग, एक और अस्थि इस तरीके से देख सकते हैं इधर। और ऊपरी वाला जबड़ा भी जुड़ा रहता है, पर लेकिन वो जॉइंट से जुड़ा तो है यहाँ से, पर वो कैसी संधि से जुड़ा हुआ है, अचल संधि से। हिल नहीं सकती हैं संधियां, अचल संधि से जुड़ा हुआ है ये भाग। तो देखिए, इसकी सुरक्षा करती हैं, यानी हमारे जो ये जो अस्थियां हैं, और ये हमारे क्या है, ये खोपड़ी, ये मस्तिष्क इसमें रखा रहता है। तो इस मस्तिष्क की क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों और तथा संधियों के बारे में चर्चा की। अब हमने संधियां भी देख ली, हड्डियां भी देखी। तो कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियां जितने कठोर नहीं है। यानी कि बच्चों, हमारे शरीर में ऐसे कुछ अंग, मतलब कंकाल से विपरीत कुछ ऐसे अंग भी पाए जाते हैं, तो वो कंकाल ही होते हैं, पर लेकिन वो अस्थियां नहीं होती हैं। क्योंकि अस्थियों की तो विशेषता ही यही है कि वो कठोर होती हैं। पर लेकिन है ना, कुछ उससे कंकाल पाए जाते हैं जो लचीले होते हैं, और उनको हम क्या है, उनको मोड़ भी सकते हैं, कठोर नहीं होते हैं, उन्हें मोड़ा जा सकता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उपास्थि। याद रखना है कि उन्हें हम क्या कहेंगे, उपास्थि। तो उपास्थि और हड्डियों में ये सबसे बड़ा डिफरेंट है कि हड्डियां जो होती हैं, अस्थियां जो होती हैं, वो कठोर, और उपास्थि लचीली होती है। तो यहाँ पे कान के ऊपरी भाग में उपास्थि, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। आप कान को क्या कीजिए, मोड़िए, मोड़ के देखिए उसमें, और आपको पता चलेगा कि ये आप इसको क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो ये उपास्थि का बना हुआ भाग है। अपने कान को स्पर्श कीजिए, क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सकता है? तो हाँ, हमें ये कठोर लगता है, पर लेकिन ऐसा कठोर नहीं कि हम इसे मोड़ नहीं सकते। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। लगता तो ऐसे ही है कि कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? अगर आप देखेंगे तो निचला जो हिस्सा है, जो लटका हुआ है कान का, ये वाला जो भाग है जिसमें उंगलियों से दबा रहे हैं, ये वाला भाग आपको कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल लचीला, एकदम पतला सा दिखाई देगा। इसमें ऐसा लगेगा जैसे कोई हड्डी नहीं है इसमें, है ना। तो आप इस तरीके से देखेंगे, और ऊपरी भाग को थोड़ा टच करेंगे, इसको टच करेंगे, तो ये आपको थोड़ा सा क्या है, टाइट सा, थोड़ा कड़क सा महसूस होगा। आप देखिए यहाँ पे, तो क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना हमारी कर्णपाली? समझ गए होंगे, ये कर्णपाली, ये जो जहां कान छिदवाते हैं, समझ रहे हैं, कान छिदवाते हैं, वो वाला भाग जो कर्णपाली होता है, वो बहुत लचीला होता है। परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। यानी ऊपरी भाग हमारा क्या है, कठोर होता है इस वाले भाग से, परंतु वो क्या है, हड्डियों जैसा कठोर नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उपास्थि। यानी ये कर्ण का जो हमारा पिन्ना है, जो बाहर की तरफ बाह्य संरचना है कान की, वो हमारी किसकी है, उपास्थि की बनी है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। तो जो हमारी संधियां होती है शरीर में, जो संधियां पाई जाती हैं, तो उनमें भी क्या है, उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आरेख बनाइए, और हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है, जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने इस तरीके से, आप देखिए यहाँ पे पहली है ये अस्थियां, और ये अस्थियां इस तरीके से, और यहाँ पे संधि पाई जा रही है, कोहने की संधि, पर लेकिन गमन करने में सहायता
सहायता कौन करती है? हमारी अस्थियों को सहायता करने वाली होती है मांसपेशियां। यानी ये मांसपेशियां हमारी क्या है, इनको क्या करती हैं, गति प्रदान करती हैं। और ये मांसपेशियां दो प्रकार की, संकुचन होता है उनमें, तो आप देख सकते हैं दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य कर रही हैं। एक तो आपकी उसको संकुचित कर रही हैं, तो खींचती हैं अपनी तरफ, इस तरीके से संकुचित करती हैं तो ये हाथ आगे की तरफ क्या है, मुड़ता है, और जैसे ही उसको फैलाती हैं तो आगे की तरफ क्या है, खुल जाता है। तो अस्थियों को इस प्रकार गति करने योग्य कौन बनाता है? तो आप समझ रहे हैं अस्थियों को कौन बना रहा है। अभी हमने इस चित्र में देखा 8.6 में हमने देखा कि अस्थियों को कौन बना रहा है। तो बच्चों, अस्थियों को गमन कौन करवा रहा है, गति कौन करा रहा है, कौन सहायक है? तो पेशियां सहायक हैं। मांसपेशियां क्या होती हैं, ये हड्डियों को क्या करवाती हैं, गमन करवाती है। आपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छू कर देखिए, क्या आपको कोई उभार हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। आप समझ रहे हैं क्या कहा है? देखिए, जैसे आपका हाथ इस तरीके से आपने खुला रख रखा है, इस तरीके से फैला रखा है, अब इसको आप थोड़ा सा क्या करेंगे, मोड़ेंगे। तो मोड़ते ही ये वाला हिस्सा आपको थोड़ा सा क्या है, फूला दिखाई देगा। और जब आपको ये फूला हुआ दिखाई देगा तो बच्चों इस ये भाग क्या है, इधर मांसपेशियां है, मांस पाया जा रहा है, जिसकी सहायता से, उन पेशियों की वजह से क्या हो रहा है, आपकी हड्डियां गमन कर पा रही हैं। तो इन्हें हम पेशी कहते हैं। संकुचित यानी लंबाई में बढ़ा रही हैं, संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर जाती हैं। यानी देखिए, ये पेशियां इस तरीके से पूरी तरीके से फैली हुई हैं, और जैसे ही संकुचन होता है तो स्थान ना मिलने से वो यहाँ पे क्या हो जाती है, उभर जाती है, फूल जाती है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे इस तरीके से फूल जाती है। और अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है, पेशियां वही अपनी पुनः स्थिति में आ जाती हैं। क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में? नहीं, ये संकुचित अवस्था में नहीं है। जब फैला रहे हैं हम हाथ को तो ये अपनी स्थिति में आ जाती हैं, बिल्कुल अपने आकार में आ जाती है। पर जैसे ही हम हाथ को मोड़ते हैं तो क्या होता है, ये स्थान नहीं मिल पाता है और ये क्या हो जाती है, फूल जाती है। इधर से ये हिस्सा फूल जाता है। तो देखिए, संकुचित अवस्था में है, चलते चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी किसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। हम भागते हैं, ठीक है, और हम चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम चलते हैं तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि कोई खिंचाव सा उत्पन्न होता है, तो वो किसका होता है, चलते समय या दौड़ते समय। तो वो मांसपेशियों का होता है, यानी पेशी का होता है। किसका होता है, पेशी का। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी होती हैं, यानी छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, छोटी ऐसे नहीं होती है बच्चों, उसमें स्थान नहीं मिल पाता, तो छोटी हो जाती है, कठोर एवं मोटी हो जाती हैं, ठीक है। और ये अस्थि को खींचती है, यानी वो हड्डी जो है उसको खींचती है अपनी तरफ, तो एकदम पास में आके एकदम मोटी हो जाती है आकार में, और कैसी हो जाती है, छोटी और कठोर हो जाती है। और किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य है, एक खींचेगी और इस तरीके से फैलेगी। तो जब दो पेशियों में कोई एक सिकुड़ती है, कोई एक सिकुड़ेगी, तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। यानी दो, एक तो क्या करेगी, फैलेगी और उसको पकड़ेगी अस्थि को, फिर बाद में उसको क्या है, सिकुड़ेगी इस तरीके से। तो यहाँ पे दो पेशियां काम करेंगी और युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। तो एक पतली हो जाएगी। आप समझे, मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे ध्यान से इसमें इधर चित्र बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये हाथ है और ये हाथ की आप समझें, चलो दोबारा से इसको बना देते हैं। मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि ये लाइन क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे ये हाथ है, थोड़ा सा बस लो, ये भी अब ढंग से नहीं बना। एक बार और फिर दोबारा से पुनः करते हैं, क्योंकि हमारा भाई माउस ऐसे ही कर्सर ठीक से
काम नहीं कर रहा, पेन वेन इस तरीके से। चलिए ये थोड़ा बहुत हाथ बन गया है, आप इसमें समझिए। और हम मांसपेशी को अलग रंग से बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक पेशी इस तरीके से, तो ये आप देख रहे होंगे। और इस तरीके से ये ऊपर की तरफ पेशी हो गई, एक पेशी, और दूसरी पेशी ये रही। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, अगर आप हाथ को क्या करेंगे, ये अगर ये मोड़ेंगी, अब इसको ये खींचेंगी, तो ये तो क्या हो जाएंगी, ये मोटी हो जाएंगी, ये वाला ही हिस्सा क्या हो जाएगी, मोटी। अभी आप देखिए यहाँ पे हाथ इस तरीके से बन गया है, खींच लिया। ये देखिए मैं हाथ को इस तरीके से बना देती हूँ, थोड़ा हमारा माउस चले तो बन जाएगा, हाथ बन गया है। अब देखिए यहाँ पे ये वाली क्या हो गई, ये वाली जो थी ऊपर वाली फर्स्ट नंबर की, ये वाली क्या हो गई, यहाँ सिकुड़ के क्या हो गई, मोटी हो गई। यानी ये फैल रही थी इस तरीके से, ये मोटी हो गई, ये पास पास आ गई, ये सिकुड़ गई इस तरीके से। आप समझ रहे हैं। और इधर वाली का क्या हुआ, वो फैलेगी, पतली हो जाएगी, भाई उसको लंबाई में बढ़ना पड़ेगा ना, इतनी लंबी होना पड़ेगा उसको। तो ये पतली हो जाएगी, ये लंबाई में क्या हो जाएगी, पतली, तभी इसी वजह से ये क्या है, गमन कर पाती है। आप समझ गए होंगे इतनी चीज, कि ये जो एक हाथ की हड्डी है समान आकार की होती है, पर एक तो सिकुड़ के उसमें संकुचन हुआ, इसमें संकुचन हुआ, और इसमें क्या हुआ, शिथिलन हुआ। शिथिल पेशी है ये, कैसी है, शिथिल। इसमें संकुचन हुआ और इसमें शिथिलता आई। तो शिथिलता आई तो इससे क्या हो गई, ये तो पतली हो गई, ये तो फैल पतली हुई, और ये क्या हुई, यहाँ पे यहाँ पे क्या हो गई, सिकुड़ गई। तो अब आप देखेंगे तो अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है। यानी अगर जब दोबारा से ये हाथ को दोबारा से इसमें करते हैं तो क्या होता है, आप खुद देख सकते हैं कि ये संकुचित होती है, जो शिथिल पेशी थी पहले, वो अब संकुचित होगी, और ये क्या होगी, शिथिल होगी। ये वाला भाग ये शिथिल हो जाएगी अब की बार, और ये कैसी हो जाएगी, संकुचित तो हो जाएगी। ये आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाया। अब देखिए, तो अस्थि अपनी पूर्व स्थिति में खिंचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। समझ गए जो बात मैंने अभी आपको समझाई। पेशी केवल खिंच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। एक को संकुचित होना पड़ता है, तो एक को शिथिल होना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार से काम करती हैं, क्योंकि धक्का नहीं देती हैं ये, तो इसलिए उसको क्या है, मूवमेंट कराती है, गति कराती है। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। ये आप समझ गए होंगे, लाइन मैंने आपको समझाया है। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केचुए अथवा घोंगे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करें। अभी हम नेक्स्ट जो क्लास होगी बच्चों, अब ये हमारी लगभग 45 मिनट से ऊपर की क्लास हो गई है, जिसे आप आराम से अभी गतियां समझ गए होंगे। तो हमने ये मनुष्य की जो अस्थियां, जो हड्डियां हैं, उसकी गति पढ़ी। तो अब हमें यही सोचना है, क्या सभी जीव जंतुओं में हड्डियां पाई जाती हैं? क्या सभी में? और उनमें गमन फिर कैसे होता है, उनका शरीर कैसे गमन करता है, या उनके शरीर की आकृति, अगर हड्डियां सभी जीवों में नहीं पाई जा रही है तो उनकी आकृति किस तरीके से? तो ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस पाठ का तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे हम, जंतुओं की हम गतियां पढ़ेंगे, जिसमें केचुआ पढ़ेंगे और घोंगे के बारे में और भी नई जानकारी हासिल करेंगे। पर लेकिन अब आप समझ गए होंगे इतना। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से जीवों में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, या आप खुद मुझे बताएंगे कि कौन से जीवों में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, और मैं ये आपको नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें बताऊंगी किसमें नहीं पाई जाती, किसमें पाई जाती हैं। ये पूरा एक क्लासिफिकेशन रूप में आपको मैं समझाऊंगी उसमें नेक्स्ट क्लास में। तो ओके, आप इसी तरीके से
पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि क्लास हम साइंस की लेते हैं, हिंदी की भी क्लास लेते हैं, थोड़ा ज्योग्राफी का पार्ट भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। हिस्ट्री की क्लास हुई थी, सोच रही हूँ आप कुछ एनिमेटेड 2D एनिमेटेड के रूप में आपको कुछ क्लासेस लूं और आपको दूं, ताकि आप उससे भी क्या है सीख सकें, अच्छे से ज्यादा सीखें और मुझे बताएं, ताकि आपके कंपटीशन जो आने वाले हैं अदर्स, जैसे आवासीय अटल आवासीय योजना वाला आ रहा है, नवोदय का पेपर है 9th क्लास के 8th क्लास के बच्चों के लिए 9th में आएगा, और साथ ही साथ आपके श्रेष्ठा योजना है, काफी सारे कंपटीशन हैं जो अभी आएंगे और जो आपको देने हैं। फिर दोबारा से नेक्स्ट में आपका एनएमएमएस की परीक्षा जो 7th क्लास में बच्चे हैं उनके लिए आएगी, जो 9th में बच्चे हैं उनको 10th में भी मिलेगी। तो इस तरीके से क्या है मतलब सॉरी, जो 10th में है उनको अभी वो भी जो अभी 9th में पढ़ रहे होंगे फिर वो 10th में आ जाएंगे तो एनएमएमएस की परीक्षा देंगे, जैसे 7th के बच्चे अब 8th में आ जाएंगे तब वो देंगे। तो इस तरीके से आप तब भी परीक्षा देंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो आप जरूर वीडियो को देखें, मैंने सब प्लेलिस्ट डाल रखी है, जो आपने नहीं देखा है आप जरूर देखें जाके चैनल पे। तो ओके बच्चों, बाय, गुड नाइट।